अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, आप सभी का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शालिनी कपूर तिवारी। हर रोज की तरह एक बार फिर से हम कार्यक्रम में लेकर के आए हैं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि क्या है विशेष आज के कार्यक्रम में। खारे पानी वाले क्षेत्रों में गेहूं की बुआई पर तकनीकी जानकारी। बर्बरी नस्ल की बकरी के पालन के लाभ पर जानकारी। पंतनगर से प्रेषित मौसम पूर्वानुमान के आधार पर कृषि सलाह। इस समय गेहूं की बुआई चल रही है। आज हम उन क्षेत्रों की बात करेंगे जहां खारे पानी की समस्या है। इन क्षेत्रों के किसान भाई गेहूं की बुआई के समय किन किन तकनीकी बिंदुओं को ध्यान रखेंगे, आइए जानते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय मोदीपुरम मेरठ के डॉक्टर संदीप सिंह तोमर से। जैसा कि हम देखें कि रबी सीजन में गेहूं की बुवाई जिन क्षेत्रों में करना है जहां पर पानी की गुणवत्ता बेहद ख़राब है या खारा पानी जिसे हम आमतौर पर कहते हैं, तो इस तरह की समस्या उत्तर प्रदेश में देखा जाए तो आमतौर पर 4 जिलों में है, जैसे कि बांदा, हमीरपुर और राजस्थान से नियरेस्ट जो ज़िले हैं आगरा और मथुरा, इनमें दोनों में ज़्यादा समस्या है। तो इस समस्या के हिसाब से गेहूँ का अच्छा उत्पादन जो लिया जाए उसमें देखें कि पहले खेत की तैयारी किस तरह से की जाए। हम देखें कि गेहूं की बुवाई के लिए खेत में नमी पर्याप्त होना आवश्यक है। तो इसके लिए जो भी आपके या तो पहले आपने खरीफ में बाजरा की फसल ले रखी है उस क्षेत्र में, या मक्के की फसल ले रखी है, या खेत किन्हीं क्षेत्रों में खरीफ में खाली भी पड़े हुए हैं, तो इनमें नमी की उचित मात्रा के लिए हम देखें कि खारा पानी यदि ज़्यादा है तो उसमें जहाँ तक संभव हो फ्रेश पानी या कैनाल जो नहर का पानी होता है उससे सिंचाई करें, पलेवा जिसे कहते हैं उसको करना चाहिए। इसके बाद देखें कि उपयुक्त प्रजातियों की बात आती है, क्योंकि कोई सी फसल जो बोते हैं उसमें उस समस्या, तो जैसे यहाँ खारे पानी की समस्या है, खारा पानी मतलब सोडियम और क्लोराइड के जो आयंस हैं उनके द्वारा ये समस्या है, ये अधिक होते हैं। तो इस समस्या में आप देखेंगे कि जो प्रजातियाँ उपयुक्त हैं जिनमें कि ऐसी क्षमता है कि ये लवण होने के बावजूद भी अच्छा उत्पादन दे सकती हैं, तो उसमें आप देखें कि नरेंद्र गेहूं करके 1067 आती है प्रजाति, ये इस क्षेत्रों के लिए उपयुक्त है। या जो करनाल में हमारा सैलिनिटी के ऊपर काम चल रहा है देश स्तर का, वहाँ से जो गेहूं की प्रजातियाँ निकली हैं उनमें KRL 1-4, KRL 19, KRL 6, KRL 210, KRL 213, ये उन्नतशील प्रजातियां हैं। यदि आप इनकी बुवाई करेंगे तो इस खारे पानी वाले क्षेत्र में आप गेहूं से अच्छा उत्पादन प्राप्त करेंगे। अब बात आती है इन प्रजातियों के बुआई के बाद उर्वरकों की मात्रा की बात करते हैं या पोषक तत्वों की बात करते हैं। पोषक तत्वों को देने के लिए इन क्षेत्रों में यदि ऑर्गेनिक कार्बन या देसी खादें जिन्हें कहते हैं यदि उपलब्ध हों तो ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करेंगे, जिससे कि ये खारेपन की जो समस्या होती है फसल को उससे लवणों की मात्रा को इसमें ये कम कर देती है। दूसरी नाइट्रोजन की मात्रा या फास्फोरस की बात करें तो सामान्य फसलों की तुलना में यहाँ पर हमको ज़्यादा देने की आवश्यकता होती है, क्योंकि फसल की उपलब्धता कम हो पाती है, इसलिए हम ज़्यादा दें तो फसल अच्छा उत्पादन दे सकती हैं हमको। फास्फोरस की मात्रा 20% ज़्यादा दें। इसी तरह से नाइट्रोजन लगभग 150 किलोग्राम
प्रति हेक्टेयर गेहूं में देंगे तो निश्चित लाभ मिलेगा। दूसरी हम बात करते हैं पोटेशियम की। पोटेशियम की विशेष आवश्यकता होती है क्योंकि पोटेशियम और नाइट्रोजन का जो नाइट्रेट है ये पानी की जो खारेपन की समस्या है उसकी गुणवत्ता को सुधारते हैं, दोनों नाइट्रेट और पोटेशियम। तो इसलिए इनकी भी विशेष आवश्यकता है। तो इस तरह से आप इन पोषक तत्वों को देंगे तो अच्छा लाभ मिलेगा। तीसरा आता है जिंक सल्फेट की, आप बात देख रहे हैं। तो जिंक सल्फेट को देने से इसमें सल्फर मिलता है जो कि ये खारे पानी की समस्या है उसमें फसल की अच्छी वृद्धि करता है। इसीलिए गेहूं की फसल में 25 से 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर जिंक सल्फेट का उपयोग करना भी आवश्यकता है। तो ये तो पोषक तत्वों की बात थी खेत की बुवाई के समय की। तो नाइट्रोजन की आधी मात्रा, फास्फोरस और पोटास की संपूर्ण मात्रा और जिंक सल्फेट, इसको हम देखते हैं कि फास्फोरस के साथ में मिला के नहीं डालना है, खेत में अलग से डाल देना है। शेष बची हुई नाइट्रोजन की जो मात्रा है उसको खड़ी फसल में आपको टॉप ड्रेस करना है 2 बराबर भागों में बांट करके। तो हम देखेंगे गेहूं के बुवाई की समय की बात करें तो इस समय हमारा उपयुक्त समय स्टार्ट हो रहा है। आप खेत में जल्दी से जल्दी पलेवा शुरू कर दें क्योंकि नवंबर के अंतिम तक बुवाई करना अच्छा माना जाता है। देर से बुवाई करने में धीरे धीरे उत्पादन कम होता है। तो इस तरह से जो उपयुक्त प्रजातियां बताई थी आपको खारे पानी की, उनकी बुवाई करें। सबसे ध्यान रखने की बात आती है इसमें बीज की मात्रा, जो हम सामान्य फसल या सामान्य दशा में जहाँ खारा पानी नहीं है और बुवाई करते हैं उससे 25% अधिक उपयोग करते हैं। क्योंकि जो शुरू की दशा में पौधे जब जमाव आते हैं और हम पहली सिंचाई करते हैं तो उस खारे पानी की वजह से पौधे कुछ मर जाते हैं साल्टों के प्रभाव से। इसलिए 125 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर के हिसाब से बुवाई करेंगे तो निश्चित तौर पर आपको अच्छा उत्पादन मिलेगा। अब इसके बाद बुवाई की बात आती है। तो बुवाई में हम देखें कि किसान आमतौर पर छिड़क के ही बुवाई करते हैं। तो इससे देखें कि जो सीड ड्रिल आती है और विशेषकर फर्टी सीड ड्रिल जिसे कहते हैं, जिसमें खाद और बीज के जो बॉक्स होते हैं साथ साथ लगे रहते हैं और वह मशीन खाद को बीज से लगभग 2 से 3 सेंटीमीटर गहराई पर डालती है, जिससे कि खाद उर्वरक उपयोग क्षमता है वो बढ़ जाती है और एक लाइनों में बुवाई होती है, फसल मजबूत रहती है और अच्छा उत्पादन मिलता है। जिस तरह से बुवाई करें, इसी के साथ साथ देखें अब फिर सिंचाई की ये बात आती है। तो पहली जो सिंचाई है आमतौर पर देखें कि उसको यदि फ्रेश पानी से करें, नहीं उपलब्ध होता है तो इसमें आप देखें कि शुद्ध पानी, फ्रेश वाटर जिसे कहते हैं, प्लस आपका खारा पानी, दोनों को मिक्स करके उपयोग कर सकते हैं। यदि फ्रेश पानी की उपलब्धता कम है तो उस दशा में आप देखेंगे कि जिप्सम जो है इन क्षेत्रों के लिए काफ़ी कारगर सिद्ध हो रही है। या तो इसको आपकी खेत की तैयारी के समय भी आप उपयोग कर सकते हैं। देसी खादें जब उपयोग करने की बात कही 10 टन प्रति हेक्टेयर के हिसाब से, तो उसमें देखें कि आप 2 से 2.5 टन जिप्सम यदि मिला के उपयोग करेंगे तो बहुत बेहतर परिणाम मिलेंगे और अच्छा उत्पादन मिलेगा। और जिप्सम को हम पानी के साथ में घोलते रहें लगातार। जो भी आपका ट्यूबवेल है, जैसे ट्यूबवेलों में खारे पानी की समस्या है, बैल जो है उनसे जब पानी निकलता है तो आप फौज में जिप्सम के कट्टे रखें और उसमें जिप्सम घुल घुल के खेत में जाता रहेगा तो बहुत अच्छा उत्पादन मिलेगा। वो इसलिए ज़रूरी है पहले पानी में कि उस समय हमारे पौधे जो हैं बहुत छोटे होते हैं फसल के, उस समय साल्ट जो लवण होते हैं उनसे प्रभावित होने की ज़्यादा संभावना है। इसलिए आप पहले दूसरे पानी में जिप्सम पानी में घोल के खारे पानी में उपयोग करते रहेंगे, अच्छा लाभ मिलेगा। यदि आपको ये उपयुक्त बातें बताई हैं कि सिंचाई कब करना है या कौन सा पानी मिलाना है या उसमें साथ में जिप्सम मिलाना है पानी के साथ में, यदि इन बातों का आप ध्यान नहीं रखेंगे और केवल खारे पानी का ही उपयोग चाहे पलेवा में करें या गेहूं की फसल की पहली सिंचाई में करेंगे तो उसमें जो साल्ट लवण रहते हैं जिन्हें हम कहते हैं, चाहे सोडियम है या क्लोराइड है, ये फसल को शुरू की अवस्था में ज़्यादा प्रभावित करते हैं और कल्ले कम बन पाते हैं, जिससे कि उत्पादन पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। इसलिए आप जो बताई उपयुक्त सावधानियों को ध्यान रखते हुए जिप्सम का उपयोग करें, पानी के साथ करें, शुद्ध पानी और जो खारा पानी है उसको मिलाकर उपयोग करें या एकांतर, पहले शुद्ध पानी फिर खारा पानी, इस तरह से उपयोग करते रहेंगे तो निश्चित तौर पर आप अच्छा उत्पादन गेहूं की फसल से खारे पानी वाले एरिया में प्राप्त कर सकते हैं। तो ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे। बर्बरी नस्ल की बकरी के पालन के लाभ पर जानकारी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर।
से व्यवसायों से अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो बकरी पालन व्यवसाय भी आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। अगर आप इस व्यवसाय से जुड़ना चाहते हैं तो बर्बरी नस्ल की बकरी का चयन कर इस व्यवसाय की शुरुआत करें। तो आइए बर्बरी नस्ल के बारे में पूरी जानकारी लेते हैं केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान मखदूम मथुरा के डॉक्टर AK सिंह से। जैसा आप देख सकते हैं कि बर्बरी एक मध्यम आकार की द्विकाजी नस्ल है, यानी ये दूध और मांस के लिए विख्यात है। इसका जो है उद्भव और विकास इस नस्ल का आगरा, मथुरा, एटा, अलीगढ़ जो उत्तर प्रदेश के पश्चिमी जिले हैं यहाँ पे हुआ है। एक बात इसमें बहुत विशेष है, इस नस्ल में देखने में तो आप देख सकते हैं कि बहुत सुंदर है और बड़े एक बार स्वस्थ जानवर बहुत ही सुंदर लगते हैं। सफ़ेद बॉडी कलर पे जो है भूरे चितकबरे जो है दाग हैं, इसके लिए बहुत अच्छा जानवर लगता है। लेकिन उत्पादकता पे इसको कहें तो ये जो है इसका जो एडल्ट होने वयस्क होने की उम्र है वो लगभग 7 से 9 महीने पे है और ये 10 महीने के आसपास गाभिन हो जाती हैं बकरियां सभी की सभी। एक बार में लगभग 50 से ज़्यादा प्रतिशत, कभी कभी 50 से 60% के बीच में 2 बच्चे देते हैं और 45 से 50% केस में एक बच्चा देती है। और कुछ 35 से 50% बकरियां अच्छी उत्तम प्रबंध की दशा में जो बर्बरी है साल में 2 बार बच्चे दे देती हैं। तो कहने का मतलब है कि 12 से 14 महीने के अंतराल पे बर्बरी नस्ल की बकरियां 2 बार, कुछ 50 से 60% बकरियां 2 बार बच्चे दे देती हैं। तो इस तरीके से अगर आप 100 बकरियां पालते हैं, मादा वयस्क बकरियां पालते हैं, तो आपको एक साल में 200 से लेकर के 230-40 बच्चे बड़े आराम से मिल सकते हैं। और 12 महीने पे हमें जो यहाँ पे सबसे अच्छा भार मिला है इनका मांस के लिए वो लगभग 24.5 किलो मिला है। तो विश्व के किसी मानदंड के अनुसार जो है आनुवांशिक स्केल पे जो भार वृद्धि है एक अच्छी कही जा सकती है। अगर आप इनका जो बाह्य रूप देखें, प्रारूप देखें बकरियों का, तो आप पाएंगे कि ज़्यादातर बकरियाँ जो है चयन की सघनता के कारण एक रूप हैं, एक तरीके से हैं और इनमें जो विभिन्नता नहीं है। तो इसका एक और जो आनुवांशिक चयन हमने किया है वो लगता है कि प्रभावी है। ये बकरियां लगभग 115 से लेकर के 130 दिन तक दूध देती हैं और इस दुग्ध काल में लगभग 85 से 100 लीटर तक का दूध दे देती हैं। ये जैसा मैंने आपको बताया कि मांस और दूध के लिए बहुत ही उपयोगी जानवर है और कहा जाता है कि एक ऐसी नस्ल है हमारे देश की जिसको कि आप जो है अपने मकान में सघन परिस्थिति में बिना चारागाह के भी पाल सकते हैं। 2-4 जानवर वो परिवार जो कि दूध के लिए बकरियां पालना चाहते हैं, तो ये बर्बरी जो है ये एक बहुत ही उत्तम नस्ल है जिसको कि आप पाल सकते हैं। दूध के लिए भी पाल सकते हैं, मीट के लिए भी पाल सकते हैं, अकेले परिवार में के लिए भी पाल सकते हैं दूध के लिए, और चाहें तो जो है व्यावसायिक बकरी पालन के लिए झुंड में भी जैसे हम लोग पाले हुए हैं, आप देख लीजिए पूरा फार्म पाल सकते हैं। आगे और भी कुछ रोचक जानकारियां पर यहाँ पर रुकेंगे, एक और ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। पंतनगर से प्रेषित मौसम पूर्वानुमान के आधार पर कृषि सलाह। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है और चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की ओर। मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर ही टिकी है आपकी खेती बाड़ी, इसीलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। कृषि एवं मौसम विभाग के वैज्ञानिक डॉक्टर HS कुशवाहा द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर इस सप्ताह पंतनगर एवं इससे लगे उत्तराखंड राज्य के ऊधम सिंह नगर एवं नैनीताल जिलों के मैदानी क्षेत्रों तथा इससे लगे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद, रामपुर, बिजनौर, पीलीभीत, शाहजहांपुर, बरेली एवं बदायूं जिलों में इस सप्ताह संभावित शुष्क मौसम एवं अनुकूल तापमान रहने के मद्देनजर किसान भाई गेहूं की बुआई इस सप्ताह भी जारी रखें। इस हेतु गेहूं की अधिक पैदावार देने वाली किस्मों जैसे UP 2382,
यूपी 2338, PBW 502, PBW 343, यूपी 2584, यूपी 2572, यूपी 2554, HD 2967, PBW 550, यूपी 2565, यूपी 2526, यूपी 2628, PBW 590, PBW 17 आदि में से ही बीज उपलब्धता के अनुसार किसी किस्म के प्रमाणित बीज का चयन कर बुआई करें। बीज के अच्छे जमाव हेतु बुआई के समय उचित मृदा नमी सुनिश्चित कर लें तथा मृदा परीक्षण के आधार पर सुझाए गए उर्वरकों का प्रयोग करें। यदि किसी कारणवश मृदा परीक्षण न करवा पाए हों तब अंतिम जुताई के समय 50 किलोग्राम यूरिया, 150 किलोग्राम सिंगल सुपर फास्फेट, 25 किलोग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश तथा 10 किलोग्राम जिंक सल्फेट प्रति एकड़ की दर से खेत में समान रूप से बखेर दें। साथ ही यह भी ध्यान रखें कि यदि घर का बीज बो रहे हैं तब बीज के अच्छे जमाव हेतु तथा बाद में फसलों को रोगों से बचाने हेतु बीज को 2.5 ग्राम थायरम प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित अवश्य कर लें, क्योंकि इस सप्ताह तापमानों में और गिरावट होने की संभावना है। अतः गेहूं के बीज की मात्रा 42 किलोग्राम प्रति एकड़ रखें। अंकुरण से पूर्व जो किसान भाई रासायनिक विधि द्वारा खरपतवार नियंत्रण करना चाहते हैं उन्हें सलाह दी जाती है कि वे गेहूं की बुआई के बाद 35 EC पेंडिमेथिलिन शाकनाशी की 1.25 लीटर मात्रा का 400 लीटर पानी की दर से घोल बनाकर प्रति एकड़ की दर से बुआई के 24 से 48 घंटे के अंदर ही छिड़काव कर दें। जिन खेतों में मृदा नमी कम हो उनमें संभावित शुष्क मौसम रहने के मद्देनजर उपलब्ध जल संसाधनों का प्रयोग कर इस सप्ताह पलेवा करें तथा ओट आने पर जुताई करें। अगले सप्ताह इन खेतों में गेहूं की अधिक पैदावार देने वाली किस्मों की बुआई करें। मसूर एवं चने की बुआई हेतु इस सप्ताह भी अनुकूल तापमान संभावित है। अतः जो किसान भाई किसी कारणवश इनकी बुआई अभी तक नहीं कर पाए हों वे इस सप्ताह इनकी बुआई करें। चना की पंत जी 114, पंत जी 186, बीजी 56 या काबोली चने की बीजी 1003, बीजी 1053 आदि किस्मों तथा मसूर की उन्नतशील किस्मों जैसे PL6, PL7, PL8, PL 639 आदि में से बीज उपलब्धता के अनुसार किसी किस्म के प्रमाणित बीज का चुनाव कर इस सप्ताह बुआई करें। यदि घर का बीज बो रहे हों तब अच्छे जमाव हेतु बीज को 2 ग्राम थायरम तथा 1 ग्राम कार्बेंडाजिन फफूंदीनाशी प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित अवश्य कर लें। वायुमंडलीय नाइट्रोजन के स्थिरीकरण हेतु बीज में 200 ग्राम राइजोबियम कल्चर का 1 पैकेट प्रति 10 किलोग्राम बीज की दर से अवश्य मिला लें। ध्यान रखें कि बीज को कल्चर से उपचारित करने के बाद छाया में सुखाकर तुरंत बुआई कर दें। बीज दर 15 से 20 किलोग्राम प्रति एकड़ एवं पंक्ति से पंक्ति की दूरी 23 सेंटीमीटर रखें। उर्वरक मृदा परीक्षण के आधार पर ही दें, लेकिन यदि परीक्षण न करवा पाए हों तब 20 किलोग्राम यूरिया, 120 किलोग्राम सिंगल सुपर फास्फेट प्रति एकड़ की दर से अंतिम जुताई पर मिट्टी में मिला दें। इस सप्ताह संभावित अनुकूल मौसम रहने के मद्देनजर किसान भाई गन्ने की पेड़ी की अगेती किस्मों की फसल की कटाई का कार्य इस सप्ताह से प्रारंभ कर दें। ऐसे नम एवं शुष्क मौसम में नींबू वर्गीय फलों के बागों में पेड़ों के तनों एवं पत्तियों को नुकसान पहुंचाने वाले सल्की कीटों के प्रकोप की संभावना है। अतः कीट दिखाई देते ही बचाव हेतु नोवाक्रान के 0.5% या मेटासिस्टॉक्स की 0.1% घोल का पेड़ों पर समान रूप से छिड़काव करें। प्याज के बीज की नर्सरी में बुआई हेतु इस सप्ताह से अनुकूल तापमान रहने की संभावना है। अतः प्याज की रोपाई के इच्छुक किसान भाई इस सप्ताह से प्याज के बीजों की बुआई नर्सरी में प्रारंभ कर दें। सिर्फ उन्नतशील किस्मों जैसे पूसा रेड, पूसा रत्नार, नासिक रेड, पूसा माधवी, पंजाब रेड राउंड में से ही किसी किस्म के प्रमाणित बीज का चयन करें। 6 वर्ग मीटर आकार की क्यारी में 400 ग्राम बीज की दर से 10 क्यारियों में बुआई करें, जो कि 1 एकड़ खेत में रोपाई के लिए पर्याप्त होगा। प्रमाणित बीज ही बोएं। यदि घर का बीज प्रयोग कर रहे हों तब बीज के अच्छे जमाव हेतु बीज को 2.5 ग्राम थायरम फफूंदीनाशी प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित कर लें। साथ ही बीज के अच्छे जमाव हेतु बुआई के बाद क्यारियों को धान के पुआल से ढक दें। बैंगन, टमाटर व मिर्च की तैयार नर्सरी की रोपाई करें। आलू की फसल में आवश्यकता अनुसार सिंचाई करें व यूरिया दें। तो किसान भाइयों, यह था इस सप्ताह के मौसम का मिजाज। अगले सप्ताह मौसम की नई जानकारियों के साथ हम फिर हाजिर होंगे।
मुर्गी पालन का व्यवसाय आज बड़ा रूप ले रहा है और किसान भाई मांस और अंडा उत्पादन हेतु इसका पालन करते हैं। अगर आप इस व्यवसाय से जुड़े हैं तो चूजों की देखरेख किस तरह से करनी है, आइए जानते हैं कुसावली मेरठ के मुर्गी पालक राजेंद्र सोम से। खेती करता हूँ गन्ने की, धान की, और उसके साथ साथ मेरा एक पोल्ट्री फार्म है। हमारा चिक्स आया, एक दिन का चिक्स आया, हम उसे पहले तो खोलते हैं। खोलने के बाद में हम एक बच्चों का छोटा सा घर बनाते हैं जिसमें वे रखे जाते हैं। उसमें टेम्परेचर जो 30 से 35 डिग्री दिया जाता है छोटे बच्चों को। और टेम्परेचर बनाने के लिए हम भट्टी लगाते हैं जी। एक भट्टी आवे है, टीन की बनी हुई हो, उसमें बरूदा घेरते हैं लकड़ी का और उसे जलाते हैं तो वो टेम्परेचर बढ़ा देती है उसमें। हाँ, तो हम एक बॉर्डर बना देते हैं छोटा सा उसका। उस बॉर्डर में बच्चे रखे जाते हैं, नीचे अखबार बिछाया जाता है। फिर उसके बाद में 6 घंटे बाद में हम इसे फिर दाना देते हैं, जो इनका राशन आवे है वो खिलाते हैं। हाँ, अखबार पे बखेर देते हैं, किलो 2 किलो बस 1000 बच्चों के लिए। उसे बखेरने के बाद में 6 घंटे बाद में फिर इन्हें राशन इनकी बाल्टियों में लगा दिया जाता है जी। लाइट इन्हें रेगुलर चाहिए, लाइट का चांदना इन्हें बराबर चाहिए। अगर नहीं होगा तो ये ऊपर तले चढ़ जाएंगे और चढ़ने के बाद में मर जाएंगे। हम जो बॉर्डर हाउस बनाते हैं इसलिए बनाते हैं, एक तो टेम्परेचर बना रहता है उसमें, और बच्चा बाहर ना भागे, बाहर ना निकले, ज़्यादा दूर में ना फैले, ठंड लग के मर ना जा बच्चा, इसलिए बॉर्डर हाउस बनाते हैं। और जब ये बच्चा 3 दिन का हो जाएगा इसे अखबार पर से नीचे उतार लेंगे बरूदे पे उतार के सहज हाँ, इसे बॉर्डर को बड़ा करते रहेंगे और बच्चों को बढ़ाते रहेंगे। और फिर ये जब इनकी ग्रोथिंग चल जाती है फिर इसे धीरे धीरे बढ़ाते चले जाएं सही। उसके बाद में इनका एक बाल्टी आती है, जो दाने का बर्तन आवे है, उसमें दाने को डाल दें। छोटे बर्तन आते हैं, उन्हें दाना उसमें भर दें, फिर ये अपना धीरे धीरे खाते हैं। फिर इसे 3 दिन लो ऐसे ही रखेंगे। 3 दिन के बाद में अखबार निकाल के इनकी जगह बढ़ा देंगे, बॉर्डर खोल देंगे इनका और थोड़ी सी जगह बढ़ा देंगे। और फिर ऐसे ही धीरे धीरे इनकी जगह बढ़ाते चले जाएंगे और राशन पानी इनका बढ़ता चला जाएगा। फिर 10 दिन बाद में इनकी बड़ी बाल्टी लग जाए, बड़ी बाल्टियों को भर के राशन का रख दें हैं, फिर धीरे धीरे बड़ी बाल्टी पर जाते हैं। हाँ, जब हम बच्चे को डिब्बे में से निकालते हैं तो बच्चा उस टाइम 40 या 45 ग्राम का होता है। फिर उसके बाद में हम 3 दिन बाद में चेक करते हैं, वो बच्चा 50-60 ग्राम का हो जाए। फिर उसके बाद में 10 दिन बाद में चेक करते हैं, 10 दिन बाद में वो 100 ग्राम 125 ग्राम का हो जाता है। जिस बच्चे में ग्रोथ नहीं होती उसे डॉक्टर को बुला कर दिखाते हैं, डॉक्टर फिर उसे एंटीबायोटिक दवा देता है। और उसके अलावा हम भी इसे जो है गुड़ का पानी लगाते हैं, सिरका लगाते हैं, जिससे उसकी ग्रोथिंग चले। बीच बीच में हम इन्हें एंटीबायोटिक दवा देते हैं, पानी में दवा देते हैं, पानी में मिलाते हैं उसे, वो एंटीबायोटिक दवा जाए, ग्रोथिंग इनकी चल जाए। तो इनकी सफाई रोज़ करते हैं, रोज़ इनके ढक्कन धोते हैं हम। सुबह इनमें जो है इनकी गंदगी, मट्टी गंदगी जो आ जाती है मुर्गे की, तो उसे साफ़ कर देते हैं बिल्कुल, जिससे बीमारी ना फैले जी। जैसे 10 दिन के बाद में हम बच्चे को बढ़ाते चले जाएंगे और 40 दिन में हमारा बच्चा तैयार हो जाए जी। देख रेख अगर अच्छी हो तो वज़न 2 किलो से ऊपर हो जाए। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछी गई समस्याओं में से एक या फिर 2 महत्वपूर्ण समस्याओं को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। और इसी के तहत आज की चयनित समस्या और उसका जवाब इस प्रकार है। निःशुल्क अन्नदाता हेल्पलाइन में आज हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है फर्रुखाबाद के धीरेन्द्र प्रताप ने। आपने तंबाकू की फसल में कुकड़ी रोग के नियंत्रण पर जानकारी चाहिए है, तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। लोपाई कर चुके हैं उन किसानों को जो सबसे पहला काम आज के डेट में या अगले 10 दिन तक करना है, वो यह कि हर एक दूसरे तीसरे दिन वो अपने खेतों का सर्वेक्षण हर पौधे का अच्छी तरह से करें, ताकि उनको ससमय जो भी पौधे रोगग्रस्त हो रहे हैं या होने वाले हैं, जिनको देखकर पता लगाया जा सकता है, उसको हटाकर या जो पौधे मर गए हैं उनके जगह पर स्वस्थ और नए पौधे की रोपाई की जा सके।
इस तंबाकू की खेती में 2-3 बात आज के डेट में देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सिजमनिया और कुकड़ी जो 2 बीमारियां हैं इसमें, वो बहुत ज़्यादा अभी के डेट में होती हैं और आगे भी ये परेशान करती हैं। तो आज के डेट में जो आपके खेतों में जैसे पौधे का बढ़वार शुरू होगा तो कुकड़ी और सिजमनिया का प्रभाव आप जो दिखेगा वो आज का इन्फेक्शन नहीं है, वो पौधशाला में ही उसका इन्फेक्शन हो चुका था जो आज वह दिख रहा है। अभी से इस बार हो सकता है कि आपको कुकड़ी का प्रकोप ज़्यादा दिखे, इसलिए हर एक हफ्ते या आप सिस्टेमिक दवा अंतःप्रवाही कीटनाशक जिसका प्रयोग हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया था कि पौधशाला में उसका बराबर होते रहना चाहिए, ताकि आपका वो जो उड़ने वाले कीड़े हैं उसको खाए नहीं और उससे अपना इन्फेक्शन को बढ़ाए नहीं। राज्य की विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, ईटीवी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है annadata.up@etv.co.in। इसके अलावा आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180010845999 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। और आइए अब देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। शून्य जुताई यंत्र से गेहूं की बुआई पर तकनीकी जानकारी। सौर ऊर्जा से चलने वाले यंत्र सोलर पंप पर तकनीकी जानकारी। तो फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर से इसी समय आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।